डॉक्टर गणेश करें स्टार्ट। एक मिनट मैम, ये थोड़ा नेटवर्क का हाँ प्रॉब्लम आ रहा है। डॉक्टर दीप्ति आप जस्ट हाँ हो गया, 1-2 मिनट। डॉक्टर गणेश जी सर। आप जब देखें कि वेटिंग में टीचर्स, हाँ अगर लगे आपको वेटिंग में टीचर्स ज्यादा हैं हाँ हाँ तो कुछ स्टूडेंट्स को जी सर, हाँ कुछ को रिमूव कर दूंगा। स्टूडेंट्स को फेसबुक के लिए ही एनकरेज करना है। हाँ सर, इसलिए सर इस बार मैंने अपने एकेडमी के पेज पे भी मैंने लिंक शेयर नहीं किया था जूम का, सिर्फ फोटो ही डाली थी। मैम आपका शुरू हो गया तो मैडम दीप्ति जी से कह दीजिए वो शुरू करें। ठीक है। करेंगे स्टार्ट। जी मैम चलिए। जी मैडम दीप्ति जी आप शुरू करिए। वो आपका धन्वंतरी वाला है कि नहीं, रिकॉर्डिंग होगा कि नहीं? हाँ है मैम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। पूरे भारतवर्ष में इस समय हम गणेशोत्सव मना रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि भगवान गणेश जी की का आशीर्वाद जो है हम सब पे बना रहे और पूरी दुनिया जो इस समय इस कोरोना महामारी की चपेट में है और जो परेशानियां, जो दिक्कतें हम सफ़र कर रहे हैं, तो ये जो विघ्नहर्ता गणेश जी हैं ये इस कोरोना महामारी का जल्दी ही नाश करे और हम सबको जो है फिर से स्वास्थ्य, आरोग्य और सुख प्रदान करें। इसी कामना के साथ आज की जो ये व्याख्यान माला है, जो एकेडमी ऑफ रोग निदान की तरफ से ये जो सिंगल लेक्चर सीरीज का हमने आयोजन किया हुआ है, इसका आज 11वां व्याख्यान है और ये हमारे लिए अत्यंत ही प्रसन्नता की बात है कि ये हमारे व्याख्यान माला बहुत अच्छे से चल रही है। और इस मंथ की जो थीम हम लेके चले थे रोगी परीक्षा के विषय में, तो उसमें हमने अष्टविध परीक्षाएं, दशविध परीक्षाओं में से कुछ ली थी और उसी कड़ी में आज डॉक्टर अनूप बैस, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर और एचओडी है रोग निदान के गुवाहाटी असम में, तो उनसे आज व्याख्यान सुनेंगे। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे किस तरह से आयुर्वेदिक अप्रोच होना चाहिए, क्लिनिकल अप्रोच होना चाहिए, तो ये भी एक रोगी परीक्षा का ही अंग है और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है आयुर्वेद में। तो ये हम देखते हैं। इससे पहले मैं डॉक्टर गणेश से विनती करूंगी कि वो विधिवत जो है धन्वंतरी वंदना के साथ ठीक, ओके। श्री धन्वंतरि स्तोत्रम्। ॐ शंखं चक्रं जलौकां दधदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुक परिविलसन्मौलिमम्भोजनेत्रम्
कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम्। सभी हेलो। विद्वज्जनों को प्रणाम और सभी का स्वागत है इस एकेडमी ऑफ रोग निदान की व्याख्यानमाला सीरीज में। आज क्लिनिकल अप्रोच टू अ पेशेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इस पर हम व्याख्यान सुनेंगे डॉक्टर अनूप भैंस गुवाहाटी असम से। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं बोलने में हमें बहुत मॉडर्न लगता है, लेकिन ये और कुछ नहीं, ये हमारी सभी वात व्याधियाँ ही हैं। वात व्याधियाँ ही सारी इसके अंतर्गत आती हैं। जितने भी अस्थि मज्जा वह स्रोतस की व्याधियाँ हैं वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आती हैं। और आयुर्वेद वालों के पास मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं वो वात व्याधियों के होते हैं। तो इन वात व्याधियों को खास करके जो नाड़ी व संस्थान से रिलेटेड है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड जो है, उनको किस तरह से उनका परीक्षण करना चाहिए और उसका हमारा जो क्लिनिकल अप्रोच है इन व्याधियों की तरफ, इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ किस तरह से होना चाहिए, तो इसके बारे में हम एक अच्छा विस्तृत वर्णन जो है डॉक्टर अनूप से सुनेंगे। तो डॉक्टर अनूप भैंस जो है ये एसोसिएट प्रोफेसर और एचओडी है पीजी डिपार्टमेंट ऑफ रोग निदान, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गुवाहाटी आसाम में। आपने अपनी शिक्षा बीएमएस जो है ये गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गुवाहाटी आसाम से की हुई है। एमडी इन्होंने बीएचयू से किया है 2002 में। आप सीनियर रेसिडेंट रहे हैं एसएस हॉस्पिटल बीएचयू 2002 से 2004 तक। आपने एज ए लेक्चरर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गुवाहाटी आसाम में ज्वाइन किया था। उसके बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर वहीं पे बने और अभी आप वहीं पे एचओडी पीजी डिपार्टमेंट है रोग निदान डिपार्टमेंट में। आपने करीब 30 से ज़्यादा जो है रिसर्च पेपर्स, साइंटिफिक पेपर्स जो है पब्लिश किए नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में। और प्रेजेंटली आपके 4 स्टूडेंट्स जो हैं न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस पे ही आयुर्वेदिक एस्पेक्ट, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को लेकर के जो है रिसर्च वर्क कर रहे हैं, एमडी कर रहे हैं अपनी। तो हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे क्लिनिकल अप्रोच किस तरह से आयुर्वेदिक एस्पेक्ट से होना चाहिए, तो ये आज डॉक्टर अनूप भैंस से सुनेंगे। मैं आपका वेलकम करती हूँ सर, प्लीज। थैंक यू। वेलकम सर। Just allows to share. शेयर नहीं हो रहा है। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, अनूप सर। हाँ शेयर शेयर नहीं हो रहा है। हो रहा है सर।
नंबर। कर दिया है सर आपको? शेयर हो रहा है तो कर देना। हाँ हाँ कर दिया है सर आपको मैंने। आपका स्क्रीन दिख रहा है सर मुझे? दिख रहा है ना? हाँ हाँ ओके, दिख रहा है ना? यस सर, बस अभी इसको स्लाइड मोड में कर दीजिए। ओके, ओके okay. सर। ओके सर। So, respected all the degree tourists present here in this seminar of Academia Krugdinan, I'm very much fortunate that being a part of the lecture here. So today we'll discuss about the most important part of the one of the important part of the clinical examination, that is the clinical approach to a patient of neurological disorder. मेरी आवाज पूरा आ रहा है ना? आवाज? यस सर। आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। Okay, सर। okay. ओके ओके। So, my dear friends and respected seniors, you try to know that the clinical approach to a patient of neurological disorder is a very difficult subject, because you know that neurology is so difficult and tough subject that each and every student of, not only for the IVD students, MBBS student and modern student also, they are afraid to examine the neurological patient. So it is our duty that how can we make it very easier to understand the disease. So like that of the other system, it is not like that we have to diagnose the disease on the basis of the particular your examination part of view. The most important part of view is that in neurology, each and every part of the nervous system, it plays an important role. For example, suppose neuron plays an important role, brain plays another important role, muscle play another important role, spinal cord itself, it plays an important role. So like that, each and every part of the nervous system, it plays an important role. So it gets very much difficulties and it gets very much confusion to the student that how can we approach to a patient of neurological disease. जब भी एक पेशेंट में सिम्टम लेके हम लोग के पास आते हैं ना, तो हम लोग का कंफ्यूजन हो जाता है कि ये एक्चुअली बीमार कहाँ है, वेयर इज द डिजीज. सो फॉर दैट रीजन ए न्यूरोलॉजिस्ट दे ऑलवेज वांट दैट टू लोकलाइज द लीजन पार्ट. मींस वेयर इज द लीजन. द फर्स्ट क्वेश्चन should be comes to your mind that where is the lesion, बीमार कहाँ है. Because if we locate the lesion part, then automatically we can concise our diagnostic tools on that particular aspect. Suppose, for example, if the disease is in the spinal cord, then we can understand what type of disease may be affect in the spinal cord and how can we diagnose it. So today we discuss about that particular part, that how can we approach to a patient of neurological disease, and when a patient of the neurological patient will come to us, then how can we approach and how can we try to localize it. Along with this, we'll try to approach IVD approach of diagnosis, and I think you will get a good idea about it. So coming to the first part, so whole nervous system, as it is a very big part, so we can divide it in different components. So basically, I have divided it into 9 components, starting from the periphery to the cerebral cortex. So first of all, you can see, if we see that nerves, the neuron, peripheral nerves is attached with the muscle. So muscle is a very much important part, because muscle has a relationship with that of the peripheral nerves. Okay, so myopathy may be developed anyway. Number 2, neuromuscular junction, because muscle is attached with the nerves, so this is known as neuromuscular junction. Number 3 is peripheral nerves. So we are ascending, means muscle, peripheral nerves, okay, muscle, neuromuscular junction, then peripheral nerves, then nerve root, because nerve root is very much important, because nerve entered to the spinal cord through some neural foramina, and this neural foramina may be obstructed. So this nerve root is very much important. Then spinal cord, then brainstem content of your medulla oblongata, pons, and your midbrain. Then subcortical brain, the particular part which is in between the cortex and your brainstem. This particular part is known as subcortical brain, where hypothalamus, you can say internal capsule, putamen, then your pituitary gland, everything is present in between this particular part. So if this part will be involved, what clinical features will be developed and how can you diagnose it, we'll try to clarify it. Then cortex, and last one is the cerebellum. So
from the anatomical part of view, if we divide the whole nervous system in this 9 division, then it will be very easier to us to diagnose the patient and to localize the lesion. Where is the lesion? So our aim is to where is the lesion. First of all, we come to the clinical features of muscular disease. So you see, muscular disease is not only a part of the neurology, because myopathy may be developed in different diseases. Okay, so myopathy is not a neurological one, but most of the neurological nerve involvement also causes the myopathy. So how can we diagnose the myopathy with that of the neuromuscular, again, muscular involvement? This is the neurological problem. Okay, so when muscle will develop, then patient will develop, number one, proximal leg weakness. So our leg is divided into two parts, proximal part and the distal part. So proximal part means it is our above the knee, means thigh part, and distal part is the below the knee. Okay, then proximal arm weakness. Proximal arm weakness means that one part is our proximal part, means your above the elbow joint, and forearm will be the distal part. Okay, so this part will develop weakness. Then symmetric weakness. Normally, whenever myopathy will develop, then patient will develop symmetric, means one side will involve. If one leg will involve, usually both leg is also involved. Usually symmetrical involvement. So both sides, means both sides will involve at a time. Then normal sensation, because sensory involvement will not develop, because it is not a neurological one, it is a myopathy. We are discussing that myopathy may develop without any neurological problem. So patient may develop these type of clinical features. Okay, 4 clinical features will develop: proximal leg weakness, proximal arm weakness, symmetrical weakness, then normal sensation. Okay, so how can we diagnose proximal leg weakness? What will be the clinical features? So you can see here that normally from sitting posture to the standing posture, we can easily stand up without any help. But whenever any patient will develop proximal leg weakness, then the patient will get weakness and patient cannot stand from a sitting posture. Okay, so patient cannot stand in a sitting posture. You can see in the picture also here that patient is not able to stand up and he needs help. Okay, so but this patient should be normal earlier. पहले पेशेंट ठीक चल रहा था, लेकिन अभी पेशेंट को सहारा चाहिए, सहारा लेके पेशेंट खड़ा हो जाते हैं. So this is the clinical features. Okay, very easy. That patient easily complain you. Patient easily tell you, sir, I have a problem to before that I was normal, but now I have a problem to stand up from a sitting posture. Next one is, you can see that normal day-to-day activity, that patient will feel difficulty to come out from the car. He needs the help. You can see this your older person, that he needs a help to stand up from a car. Normally we can easily stand up without the help of the car, but if patient will tell you that, sir, I have a problem, sir, recently I am facing problem that I am not able to stand up without the help of from a car. Number 3, the normal activity, the patient will not able to stand up from the toilet. Patient may not be able to stand up from the toilet. Because why I am mentioning these 3 important clinical features? Because this is the day-to-day activity. Patient will go for the toilet and he can easily say, sir, before that पहले तो मेरा ठीक था, अभी हम जब लेटरिन में बैठते तो उठना मुश्किल हो जाता है. So this is the problem patient may face, and you can easily diagnose the proximal leg weakness with this particular clinical features. Now coming to the proximal arm weakness, how can we understand about the proximal arm weakness? So proximal part of the arm, it means your soldiers, you can say soldiers and your biceps and triceps muscles. Okay, so this particular part, arm, is responsible for to lifting anything. So patient will feel difficulty for lifting. If patient will go for a marketing and if he want to carry a bag luggage, then he will fall in and he cannot carry it for a longer time. So that you can see here in this picture that patient will not able to lifting the balti or bucket from downward. So he will feel difficulty. Even a children may feel difficulty to lifting his school bag, because this small activity will be observed by the parents.
पेरेंट्स बोलेगा कि सर पहले तो मेरा बच्चा ठीक था, अभी बच्चों को चलने के लिए प्रॉब्लम होता है, अभी इनको बैग लेने के लिए प्रॉब्लम होता है, बैग गिर जाते हैं. And this other complaint is usually seen, and you can easily diagnose the patient in early stage. On examination, what we can see, we have discussed that this problem will develop symmetrical, means एक हाथ में है तो दूसरा हाथ में होगा, एक लेग में है तो दूसरा लेग में होगा, but it may be vary that time may vary. Sometimes it may take some time. एक लेग से दूसरे लेग होना भी कुछ समय लग सकता है, लेकिन but it will involve the both legs. Okay, so we can diagnose the patient on the clinical features. So whenever you will examine, हम लोग neurologist जब examine करेंगे patient को क्या मिलेगा? Because being a physician, it is your duty that you cannot diagnose the patient only with the help of the clinical features. You can diagnose the patient with the help of your examination. First, you see there will be normal muscle size, only proximal power loss. So patient muscle size usually remains normal, but in advanced stage of some disease like you can say Becker's disease, you can say limb girdle muscular dystrophy. In that condition, patient may develop muscular wasting, muscle wasting. But proximal leg weakness will be there. We have already discussed that proximal leg weakness, how can we diagnose? There will be no atrophy and fasciculation. Atrophy is not much more seen. Fasciculation is not much more seen. Normal or mild decreased muscle tone will be decreased. And if the muscle will be more wasted, then tone will be more decreased will be there. Then normal reflex. Normally, reflex will be not decreased, but whenever muscle wasting is more, then it may be mild decrease may be seen. Okay. Now coming to the second point. After the muscle will attach. Here I have shown a picture. This is muscle. Muscle will attach with the neuron. So this is the neuron. It is axon and it is axonal knob. This axonal knob is attached with the muscle, and it is known as neuromuscular junction. And we know that in neuromuscular junction, this is the primary granules and these are the secondary granules. Primary granules means because the synaptic vesicles. So usually acetylcholine is present in a particular vesicle, and whenever needed, then it will come to the periphery and it will burst, and this neurotransmitter will come in contact with the muscle receptor, and then muscle can move. For our every movement, whenever we blink our eyes, whenever we move, whenever we run, every time we need the help of the acetylcholine, and this is secreted from the neuromuscular junction. Okay, so neuromuscular junction is very much important. So whenever there will be neuromuscular junctional problem, then what will happen? What clinical features will happen? The most important clinical features is the easily fatigable. बहुत जल्दी थक जाना. ये तो होता ही है पेशेंट को. पेशेंट usually each and every individual nowadays they fatigue easily, but this is different because easily fatigability, when patient will walk for a distance, patient will fatigue. When patient is reading something, then patient eye will be fixed. Sometimes it may be exophthalmos, आँख बाहर तक निकल आते ऐसा लगेगा. पेशेंट आँख बंद नहीं कर पाएगा. कि चल रहा तो पेशेंट रुक जाएगा. So these are the easily fatigable symptoms may be developed. Then patient will develop fatigue. So this is a fatigue symbol. Okay. Now after that fatigability, that clinically what will happen? Only fatigue will be there, and patient will develop, patient will improve whenever patient will take rest. Normally अगर थकान होगा, patient rest लेने से इतना आराम नहीं मिलेगा. But if it is due to the neuromuscular junction problem, then patient will be easily fatigued and it will relieve by rest. Or a disease, you know that, everyone you know that, a disease known as myasthenia gravis comes under this particular neuromuscular junctional problem, and here also patient develop fatigability, easily fatigability. So अगर patient बहुत fatigue होता है तो हम लोग को examine करना पड़ेगा, आई मसल को देखना पड़ेगा, मस्कुलर मूवमेंट को देखना पड़ेगा, पेशेंट का मूवमेंट को देखना पड़ेगा, and on that basis ultimately we can diagnose the patient problem may be in the neuromuscular junction. Here we are not fully diagnosing the patient, we are only try to localize the lesion. कहाँ बीमार है, मसल पे है या neuromuscular junction पे है. Okay, then coming to the next part is the peripheral nerves. So everyone you know that peripheral nerves is emerged from the spinal cord, and in that way this nerve will attach with the muscle. Okay, so this nerve will attach with the muscle. So we are discussing that whatever nerve is emerging from the spinal cord and come in contact with the muscle and
whenever it will come in contact with the muscle, this is known as myotome, and whenever it will come in contact with the supply to the your skin, that is known as dermatomes. And you can know that this skin is present here. You can see here in this picture, you can see that this is dermatomes, means from where the spinal nerve is emerging, and this particular nerve is supplied to the different part of our body. So easily we can know that this part is involved. Suppose, for example, you can see here, this is L2, L3, L4. In that way, in the umbilical region, T10 means thoracic 10 nerves. Then you can see in the nipple area, thoracic 4 nerves. So we can, by knowing the particular picture, we can easily understand that which peripheral nerves is involved. Okay. Another picture you can see here. So in that particular peripheral nerve involvement, patient may develop distal leg weakness. मसल पे हम लोगों को क्या मिला था कि proximal leg weakness. यहाँ उल्टा है. डिस्टल मतलब क्या हो गया? बिलो द नी. बिलो द नी जितना जो है वो वीक हो जाएगा. पेशेंट वीक फील करेंगे. Same thing will happen to the arm also. Distal arm weakness. Then asymmetrical weakness means the weakness is not symmetrical. पहले हम लोग मसल में क्या बोला था कि if one leg is involved, then another leg will involve. But in this particular condition, if one leg is involved, that other leg involvement is not mandatory, because here one particular peripheral nerves will involve and one particular neural symptoms will develop. So this is very much important to differentiate the muscular disease from the peripheral nerves involvement. Then denervation changes. Denervation means nerve cut jayega. Nerve, if the nerve will damage, then patient will develop different types of clinical which we will discuss later on. Then sensory changes. मसल पे जो दिखा नहीं गया था कि sensory changes. Sensory में क्या होता है patient को? The patient will develop different types of sensory abnormality. Anesthesia, paresthesia means अलग-अलग sensation मिलेगा. कभी जलना, कभी ठंडा, कभी गर्म. Like that, it may be there. Pain sensation may be there. So different types of sensory abnormality may be there. And now you see in distal leg weakness, how can we diagnose? What type of clinical features will be present? You can see in distal part of the leg is help to wear our socks. हम लोग जो मोजा पहनते हैं ना, तो मोजा पहनने के समय हम लोग का ये जो उंगली है, जो टूज है, टूज का मूवमेंट बहुत जरूरी है. Without the movement of our toes, we cannot move. Or a particular part of the foot, dorsal part, plantar part, that is moved, and that movement is possible with the help of our peripheral nerves. You can see here to wear the shoes also. This small kid is try to wear the shoe, and you can see the movement of the leg. So this movement is only possible with the help of the peripheral nerves. But whenever peripheral nerves will involve, this type of the problem will happen. And another important part you can remember that जब हम लोग जो चप्पल पहनते हैं तो पेशेंट ये कंप्लेन करेगा कि सर हम सुबह जब बिस्तर से नीचे आते हैं ना तो चप्पल हम पहन नहीं पाते. चप्पल के लिए क्या हो रहा है, दोनों उंगली ये चप्पल के बीच में घुसाना पड़ता है, तो पेशेंट ये पैर नहीं घुसा पाते ढंग से. तो दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली विल नोटिस बाय द पेशेंट एंड इट विल टेल टू द physician. So easily we can diagnose the particular condition. Again, dragging of the feet. Dragging of the feet means full contraction, relaxation, everything of the toes, that is will be hampered whenever distal leg will weak. Then distal arm weakness, how can we know? Normally हम लोग जब खेलेंगे तो पेशेंट को क्या होगा, distal part of the arm is the our hand. So grasping capacity of the, suppose catching of a ball, then throwing of the ball, that will be hampered. So here you can see I have shown here a picture that this child is throwing a ball. So this throwing will create some problem, and another child is catching a ball. So this peripheral part, throwing and catching of a ball, that will hamper not only for the hand, it will be also for the leg also. So then patient will fall down anything from his hand because he cannot catch it, he cannot hold it for a longer time. Okay. So these are the problem may be presented by the patient, and it can be easily diagnosed by a physician whenever you put some simple question to the patient. Then denervation changes. You can see here, this is the peripheral nerves, and whenever these nerves will be damaged, then
this muscle and nerve connection will be lost. When muscle and nerve connection will be lost, then neuromuscular junctional, whatever the neurotransmitter is there, it cannot be secreted properly. So ultimately what will happen? Muscle will be wasted. You can see here, first of all, due to the denervation, this is normal nerves, and this denervation will cause the loss of the neuron. Along with this, there will be loss of the muscle mass, and this condition is known as a muscle wasting. And you can compare here, because it is not symmetrical, this leg is normal, this is wasted. So this is known as a denervation atrophy. Okay, and being a robot subject, we know everyone that atrophy is caused by the denervation. Okay, on examination, हम लोग जब examination करेंगे as a physician, हम लोग देख के ही नहीं बोलेंगे कि this is the particular patient is having the peripheral nerves, but we have to examine the patient. What will happen? Asymmetrical weakness and atrophy. Atrophy हम लोग देखेंगे, asymmetrical weakness होगा, एक पैर में होगा या एक leg में होगा. One part will involve not only leg and hand. Then fasciculation and sensory loss. Fasciculation is a sudden contraction of a group of muscle will be there. Then sensory loss will be seen because your nerve will be damaged. Then decreased muscle tone if atrophied. Atrophy अगर होगा तो muscle tone decrease होगा. Reflexes जितना है हम लोग को जो deep tendon reflex बोलते हैं, that will be diminished. And sweating or temperature dysregulation, because sweating and temperature dysregulation, why? Because whenever dermatomes will be involved, so this type of problem may be happen. Patient को क्या होगा? तेरा पसीना आ सकता है, पसीना नहीं आ सकता है, और कभी-कभी गर्म लगेगा, ठंडा लगेगा. So these are the sensory abnormality may be present, and on examination of the patient, you can get this type of the abnormality, and maybe loss of hair and nail. It's a very rare clinical features. So this is not usually seen, but it may be also present. Then clinical feature nerve root. क्या होगा? Peripheral nerve will enter through the nerve root. We have discussed already to the spinal cord. So हम लोग जो study अभी शुरू किए हैं, इसको हम लोग periphery से शुरू किया, muscle शुरू किया, neuromuscular junction हुआ, उसके peripheral nerves, then it will enter to the spinal cord. So spinal cord enter कहाँ से करेगा? It will enter through the nerve root, and this root is very much important because nowadays number of people is developing the cervical spondylitis, lumbar spondylitis. Why? Because due to some postural changes, this nerve root is compressed and patient develop pain. So what will be the clinical feature? Root pain. Root pain means जहाँ से nerve अंदर जाएगा उधर pain होगा. Spinal cord के किसी भी area में pain होगा, and you can get the pain. So root pain is the important clinical features, and other clinical features whatever is mentioned as like of the peripheral nerve. So peripheral nerves में जितना भी clinical features मिलता है, यहाँ भी उतना ही मिलेगा, but इसके साथ क्या मिलेगा? Root pain मिलेगा. आपको अगर दबाएंगे, if you give pressure on that particular area of the involved nerve, then you will get tenderness. Very easy to understand. कैसे डिफरेंस करेंगे पेरिफेरल नर्व्स और रूट और नर्व रूट? नर्व रूट में सिर्फ टेंडर होगा ऑन द रूट ऑफ द नर्व्स where it is emerging, and in peripheral nerves there will be no any tenderness. So this is the difference. हम लोग को ये जानना क्यों जरूरी है? Because for a treatment purpose of view, to diagnose the patient, to you make a principle of treatment, this is very much important. Whether pain is in the root में है या peripheral nerves में है. अगर रूट में है तो रूट को जहां भी कंप्रेस है, कंप्रेशन शुड बी लूज, कंप्रेशन शुड बी रिलीज. अगर आप लोग उधर मसाज करते रहेंगे, उस ट्रीटमेंट देते रहेंगे, पेशेंट विल नॉट गेट इंप्रूवमेंट. Patient never get improvement. I remember one patient comes to me. He was from Dubai, and patient is having the problem in the electrical sensation and pain in the chest. Electrical, and I have seen that particular pain sensation is in the nipple area. Then I have seen from where the nipple area is supplied by the T4 nerves. I have already mentioned here the T4 nerves. Then I try to localize the T4 nerve from where it is emerged, and on that area I have asked the patient to give some pressure and try to give some exercise to move the surprise that without any medicine, only simple for the placebo, I have given simple Rasnari group and patient gets improvement. So lots of example, this example is with me that only by some manipulation patient is
getting improvement. Another example I want to give you, a patient is having the problem of the severe pain in the neck, and this patient is having the problem in the ear problem. Patient को problem क्या है, बहुत चक्कर आते हैं और कान के अंदर जहां भी कान का जो स्टेशन ट्यूब है उसके अंदर पेशेंट को बहुत दर्द होता है. Okay, then when the patient visit to different neurologist and patient always giving some medicine, then pregabalin etc. they are giving. Then when patient come to me, I have asked her that how many pillow you use. That patient reply me, the husband reply me, sir, she used more than 4 pillow. Actually, what happened, due to that involvement of the pillow, excessive pillow, that it compressed the C1 and C2 vertebrae. Due to that compression of C1 and C2 vertebrae, ultimately what happened, patient gets problem in the ear. Why? Because a branch of the vagus nerve is also emerged from the particular area and it supply to the external auditory meatus. और पेशेंट का हेडेक होता है, चक्कर आते हैं, only by giving a rolling movement. एक बॉल घुमाते हैं उंगली के ऊपर, ऐसा ही एक रोलिंग मूवमेंट पेशेंट को जस्ट एडवाइस किया एंड सरप्राइजिंगली पेशेंट गेट इंप्रूवमेंट एंड नाउ पेशेंट इज माय फैमिली, आई एम ए फैमिली फिजिशियन फॉर देम. सो वेरी सिंपल टिप्स वी कैन अंडरस्टैंड. So on examination of the nerve root disease, because it is known as radiculopathy, then on examination what you will get, that asymmetrical muscle weakness with atrophy and fasciculation, decreased muscle tone or normal, reflex of the involved muscle will be diminished. जहाँ भी अगर जो मसल है जहाँ भी वो सप्लाई करते हैं अगर वो मसल इन्वॉल्व है तो that will be diminished. Weakness of the tone of the myotomal group of the muscle, अगर जिस ग्रुप में वो सप्लाई मसल है, मसल में नर्व सप्लाई है, उस ग्रुप में टोन कम होगा, बाकी में नहीं होगा. सेंसरी लॉस ऑफ द इन्वॉल्व डर्मेटम्स, जहां भी जिस डर्मेटम्स का इन्वॉल्व है T4, T3, L1, L2, L5, उसमें क्या होगा, सेंसरी लॉस होगा. एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द नर्व रूट एग्रेवेट द पेन. अगर नर्व रूट आप स्ट्रेच करेंगे तो पेन बढ़ेगा. जहां अगर कंप्रेशन आप ज्यादा करेंगे तो उसमें अगर ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो नर्व रूट में क्या होगा, because you read then in between this spinal cord is immersed in between this, so very delicate structure, and this is very much important. To diagnose a patient of the spinal cord, you should know the cross section. Cross section basically anterior horn, posterior horn and lateral horn. Anterior horn, posterior horn, lateral horn. So एक से क्या होगा, sensory input होगा और your sensory input, and एक से क्या होगा, motor output होगा, and lateral horn is anterior horn, posterior horn, these two are for sensory and motor, and lateral horn is for the autonomic nervous system. हम लोग को जस्ट सिंपली ये जानना जरूरी है. थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स है, बट एकदम सिंपली तरीके पर अगर एंटेरियर हॉर्न इन्वॉल्व है तो मोटर इन्वॉल्व होगा, पोस्टीरियर हॉर्न तो होगा तो सेंसरी इन्वॉल्व होगा, अगर ऑटोनॉमिक पार्ट इन्वॉल्व होगा तो हम लोग का लेटरल पार्ट होगा तो ऑटोनॉमिक इन्वॉल्व होगा. बिकॉज इफ द होल स्पाइनल कॉर्ड इज विल इन्वॉल्व, सपोज इन इन्फ्लेमेशन, जेबी सिंड्रोम, ट्रांसवर्स माइलिटिस, इन दैट कंडीशन पूरा स्पाइनल कॉर्ड का सिम्टम मिलेगा. कभी कभी एंटेरियर हॉर्न पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, कभी कभी पोस्टीरियर हॉर्न पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, कभी कभी लेटरल पार्ट हो सकता है. सो अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्व पार्ट सिम्टम में डेवलप, एंड सिम्टम इज वेरी सिंपल. Sensory involvement. I have already shown the particular picture that spinal cord L1, L2, L3, L4, T1, T2, T3, T4, cervical C1, C2. I have already discussed already that जहां भी जिस नर्व में कंप्रेशन है, जिस नर्व में उस जगह पे कुछ बीमार है स्पाइनल कॉर्ड में, उस हिस्सा से नीचे below that level there will be sensory loss. Suppose thoracic 4 एरिया में कुछ ट्यूमर है तो उस एरिया के नीचे पेशेंट का क्या होगा, सेंसरी लॉस होगा और कुछ दूसरा अलग सेंसेशन होगा. निपुल के ऊपर पेशेंट को सेंसेशन अलग लगेगा एंड निपुल के नीचे सेंसेशन अलग लगेगा. सो इन दैट वे पेशेंट में डेवलप सम सेंसरी डिमार्केशन.
Then motor involvement, below a particular level, patient will develop the paraplegia. Usually, cervical में होगा तो quadriplegia और thoracic में और lumbar में होगा तो paraplegia. Then autonomic neuropathy. Patient को क्या होगा? Either patient may develop some urinary problem, distension of urine हो सकता है, incontinence हो सकता है, बाउल अनक्लियर हो सकता है, कंस्टिपेटिव हो सकता है, और समटाइम इट में भी ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को कंस्टिपेटिव है काफी दिन से, ऐसा भी होता है कि पेशेंट का स्टूल कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल है. सो दीज आर द पर्टिकुलर cervical nerves. You know that where will be compressed, that particular area will involve. अगर C3 C4 में है तो पेन इन द नेक ऑक्सीपुट, C5 में हो तो क्वाड्रिप्लेजिया, इसमें C6 में को डेल्टॉइड और बाइसेप मसल इन्वॉल्व होगा. लाइक दिस C7 में होगा तो पैराप्लेजिया होगा. देन C8 और D10 में होगा तो स्पास्टिक पैरालिसिस होगा. लंबर एरिया, थोरेसिक लंबर सैक्रल एरिया में होगा तो दीज आर द पर्टिकुलर मसल विल इन्वॉल्व. वेरी नाइस पिक्चर गिवन इन द हचिसन, यू कैन सी फ्रॉम देयर. L4 होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, L5 होगा तो कैसा होगा, L7 होगा मेंशन. ऑन एग्जामिनेशन हम लोग को क्या करना है, पेशेंट को कैसे क्या मालूम होगा. ऑन एग्जामिनेशन यूजुअली पेशेंट डेवलप द पैराप्लेजिया और पैरापेरेसिस. पैरेसिस मींस वीकनेस. दोनों पैर क्या हो सकता है, वीक हो सकता है, या तो कंप्लीटली पैरालाइज हो सकता है. अगर गर्दन में है तो क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता है. लॉस ऑफ सेंसरी फंक्शन बिलो द लेवल, आई हैव टोल्ड ऑलरेडी. जहां पे प्रॉब्लम है उसी के नीचे सेंसेशन में कुछ गड़बड़ी होगा. पेशेंट ऐसा बोलता है कि मुझे रस्सी से कुछ बांधा हुआ है, और स्किन का जो कलर है आप देखेंगे तो सपोज T10 में इन्वॉल्व है. T10 होगा कि आपका अम्बिलिकल एरिया, तो आप देखेंगे तो एब्डोमेन एक्सपोज करके, तो बिलो द T10 द स्किन कलर विल बी डिफरेंट एंड अबव द स्किन कलर विल बी डिफरेंट बिकॉज डर्मेटम्स इन्वॉल्व हो जाता है. देन सर्वाइकल पार्ट इन्वॉल्व होने से क्वाड्रिप्लेजिया मिलेगा या क्लोनस रिफ्लेक्स एक सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्लोनस मिलता है. यूजुअली वेरी नाइस क्लोनस मिलता है. और क्लोनस तो आप लोग जानते ही है, सडन कंट्रैक्शन ऑफ द ग्रुप ऑफ मसल, एंकल क्लोनस एंड नी क्लोनस. आई एम नॉट गोइंग डिटेल अबाउट दैट. मैक्सिमम of this particular presenter listener is the thesis, so I think you know everything. So clonus बढ़ेगा, reflex बढ़ेगा और tone increase होगा. So these are the important clinical findings you will get, and you diagnose the patient, and it is easy to you that you can localize that patient is having the problem in the spinal cord. Absence of the superficial reflex, it will be present, and no significant atrophy is seen. It is important. यहाँ एट्रोफी नहीं मिलेगा. एट्रोफी कहाँ मिलेगा, यूजुअली मिलता है पेरिफेरल नर्व्स में या नर्व रूट कंप्रेशन में, और मसल एट्रोफी तो यूजुअली मायोपैथी में मिलेगा, नर्व न्यूरॉन के कारण नहीं. नाउ कमिंग टू द ब्रेन स्टेम, तो हम लोग ऊपर तक जा रहे हैं. तो ब्रेन स्टेम में क्या क्या होगा, ब्रेन स्टेम में स्पाइनल कॉर्ड नीचे, उसके बाद पोन्स, उसके बाद हम लोग का क्या मिलेगा, दैट विल डेवलप द ब्रेन स्पाइनल की मेडुला ऑब्लांगेटा, सॉरी मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन. सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, अब देखिए ब्रेन से जितना भी न्यूरल ट्रैक आते हैं, क्या क्या ट्रैक आते हैं, मेनली स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, पिरामिडल ट्रैक. तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू सब कॉर्टेक्स, देन सब कॉर्टेक्स टू द ब्रेन स्टेम होके नीचे आते हैं. तो यहाँ क्या होगा, इसको बोलते हैं कि लॉन्ग ट्रैक साइन. लॉन्ग ट्रैक बोलने से हम लोग यूजुअली सेंसरी के लिए हम लोग स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक बोलते हैं, पेन और सेंसेशन जो कैरी करते हैं, और लॉन्ग ट्रैक मोटर के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, पिरामिडल ट्रैक. तो इसमें क्या होगा, लॉन्ग ट्रैक साइन मींस पेशेंट को पैरालिसिस मिलेगा. हम लोग बाद में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ब्रेन स्टेम में प्रॉब्लम होने से भी हम पेशेंट को हेमीप्लेजिया मिलेगा, और सब कॉर्टिकल एरिया में अगर प्रॉब्लम है तब भी हेमीप्लेजिया मिलेगा, और कॉर्टेक्स में होने से भी हेमीप्लेजिया मिलेगा. लेकिन हम लोग को क्लिनिकली हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं. वी कैन डिफरेंशिएट क्लिनिकली. हाउ कैन वी डिफरेंशिएट, I'll discuss now. So cranial nerve will involve. Cranial nerve will, because you see, except 1 and 2 cranial nerves. One nerve is the optic and olfactory and optic nerve.
These two nerve 1 and 2 will develop the in olfactory nerve involvement. There will be anosmia, and in other optic nerve there will be some your visual field defect, then your visual acuity problem. That will be if you just delete that 1 and 2, then other can be diagnosed very easily by a D symptoms, D formula. I am giving the D formula. You can know that. I will tell you what is the D formula. To remember the clinical features of the cranial nerve involvement, you can understand about the, you can know that if you remember the D formula, it is very easy to you. So cross sign, you know that right side of pyramidal tract cross to the left side of the body in the medulla oblongata. इसमें पिरामिड जैसा एक स्ट्रक्चर भी है, इसलिए जो पिरामिडल ट्रैक बोलता है, बिकॉज एट फर्स्ट इट विल क्रॉस. सो वन साइड ऑफ द फेस एंड अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी में बी इन्वॉल्व. समटाइम क्यों होगा इसमें, एक साइड में सपोज लेफ्ट साइड में एक क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व है तो और एक क्रॉस करके राइट साइड में गया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, पेशेंट को इस तरफ सपोज वन एक तरफ फेस में कुछ इन्वॉल्वमेंट है लेकिन दूसरे तरफ अदर एरिया में उसका पैरालिसिस है. सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ऑपोजिट में जाए. यूजुअली इन सबकॉर्टिक्स एंड कॉर्टिकुलर लीजन इट इज नॉट सीन लाइक दैट. अगर हेमिप्लेजिया है तो पूरा आधा पैरालिसिस है, सबकॉर्टिक्स में भी होगा, कॉर्टेक्स में भी होगा. लेकिन अगर ब्रेन स्टेम में इन्वॉल्वमेंट है तो ऐसा मिल सकता है कि फेस में अलग है और बॉडी में अलग है. फॉर एग्जाम्पल अगर पोन्स में इन्वॉल्वमेंट है तो पिरामिडल ट्रैक इन्वॉल्व होगा और 7 क्रेनियल नर्व्स पैरालिसिस होगा. 7 क्रेनियल नर्व पैरालिसिस होगा. ओके, नाउ डी फॉर्मूला. हम लोग क्या डी फॉर्मूला में क्या कैसे याद रखेंगे? फॉर थर्ड क्रेनियल नर्व डिप्लोपिया 3, 4 and 6. These 3 nerve is responsible for your eye movement, eye muscle movement. So diplopia होगा 3, 4 and 6 में. 5 में क्या होगा? Decreased facial sensation. एक साइड का फेस में सेंसेशन डिक्रीज होगा. 5, 6 में क्या होगा? डिप्लोपिया. 3, 4 and 6 nerve responsible for the eye movement. Then 7 nerve is decreased strength and drooping of the face. 7 nerve the facial nerve, so face का प्रॉब्लम होगा, ड्रॉपिंग होगा, फेस में ब्लोइंग प्रॉब्लम होगा, नेजोलेबियल फोल एब्सेंट रहेगा और फेस हाफ साइड द फेस विल सीन डिफरेंट. Everyone you know about the Bell's palsy, so that type of problem will be seen in 7 nerve involvement. Decreased strength of the face and dropping of the face. So all are D. Then 8 deafness. 8 is auditory nerve. So deafness होगा, dizziness होगा. Next dysarthria, तो difficult to speak, not clear voice. Then dysphagia, difficulty for डिग्लूटेशन. सो 9 में क्या होगा? डिसआर्थ्रिया, डिस्फेजिया. 11 में क्या होगा? डिक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द नेक एंड शोल्डर. शोल्डर का जो है वो स्ट्रेंथ बहुत डिक्रीज हो जाएगा, वो उठा नहीं पाएगा शोल्डर स्ट्रेंथ. देन 12 इज द डिसआर्थ्रिया एंड डिस्फेजिया. सो वेरी इजी माय डियर फ्रेंड, ट्राई टू रिमेंबर दिस डी फॉर्मूला. सो बाय दिस डी फॉर्मूला इजीली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट टाइप द क्रेनियल नर्व्स इज इन्वॉल्व. क्रेनियल नर्व बहुत लंबा चौड़ा, बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है. डोंट गो फॉर कॉम्प्लिकेशन. ट्राई टू रिमेंबर द पर्टिकुलर क्लिनिकल फीचर एंड इजीली यू कैन डायग्नोज द पेशेंट. बाद में आप कर लेंगे 3 को कैसे करना, एग्जामिन करना है, 4 को कैसे करना है, 7 को कैसे करना है. यू कैन योर एग्जामिन द पेशेंट, नो प्रॉब्लम. बट व्हेनेवर पेशेंट विल इन्वॉल्व द your brain stem, then you will get this important symptoms. Means पेशेंट को क्या होगा? क्रेनियल नर्व्स विथ लॉन्ग ट्रैक. पेशेंट को पैरालिसिस होगा लेकिन कम से कम एक क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व जरूर होगा. यूजुअली इन सब कॉर्टेक्स एंड कॉर्टेक्स इन्वॉल्वमेंट में क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन इसमें आपको क्या होगा? क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होगा, इसके साथ हेमिप्लेजिया होगा, एक साइड हेमिप्लेजिक होगा. ओके, सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो दिस फॉर्मूला यू ट्राई टू रिमेंबर. क्रेनियल नर्व्स प्लस लॉन्ग ट्रैक साइन इज इक्वल टू ब्रेन स्टेम डिजीज. Okay, now how can you differentiate subcortical from the cortical? Number 1, there 4 important features is there. Presence of specific cortical deficit. Cortex का specific कुछ function है वो deficit होगा. Number 2, pattern of motor and sensory deficit. Motor deficit पर motor function deficit और sensory deficit. Cortex और subcortex में कुछ difference है, discuss.
देन टाइप ऑफ सेंसरी डेफिसिट, सेंसेशन कैसा, किस टाइप का डेफिसिट होता है, सब कॉर्टेक्स में कौन सा सेंसेशन, कॉर्टेक्स में कैसा, ये जानना बहुत जरूरी है। एंड प्रेजेंस ऑफ विजुअल फील्ड डेफिसिट, यूजुअली विजुअल फील्ड हम लोग जो देखते हैं तो ऑप्टिक नर्व क्रॉस करते हैं सब कॉर्टेक्स में, इसलिए विजन लॉस कॉर्टेक्स के कारण नहीं होता, ये हमेशा सब कॉर्टेक्स के कारण होता है। सो यू कैन सी हियर दिस इज कॉर्टेक्स, दिस इज सब कॉर्टेक्स, दिस इज सेरेबेलम, दिस इज अ कॉर्टेक्स, सब कॉर्टेक्स, दिस इज ब्रेन। देन प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक कॉर्टिकल डेफिसिट, यू सी अगर कॉर्टेक्स में होगा तो क्या डेफिसिट होता है, नंबर 1 एफेसिया, पेशेंट बात करने का प्रॉब्लम होगा। एफेसिया डज नॉट मीन दैट पेशेंट विल नॉट एबल टू स्पीक, एफेसिया मीन पेशेंट में डेवलप सम लैंग्वेज प्रॉब्लम। आपका नाम क्या है, हम मुंबई में रहते हैं, पेशेंट बोलेगा हम मुंबई में रहते हैं, तो ये भी एफेसिया है, एफेसिया है, मीन्स पेशेंट विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट एवर एंड पेशेंट इज नॉट एबल टू से व्हाट ही इज सेइंग। सो दिस इज द एफेसिया में डेवलप। If the left hemisphere is involved, then aphasia will develop. In right hemisphere involvement, visuospatial problem. जो दिखता है, अगर एक पेन दिखेगा, पेशेंट बोलेगा कि ये क्या है, पेशेंट बोलेगा कि ये बोतल है, तो ये जो दिखता है वो मतलब these are not reflect, okay, ये प्रॉब्लम होगा। So these are the special cortical deficit में ऐसा होगा। Then motor और sensory deficit में क्या होगा, that मोटर में क्या होता है, एक सबसे जरूरी बात है, हम लोग को अगर हम लोग एनाटॉमी खोलते हैं तो देखते हैं कि जो दो व्हाट एवर द टू सेरेब्रम इज माने यूनाइट टुगेदर बाय ए इंटर योर हेमिस्फेरिक फिशर, इसके अंदर में जो कॉर्टेक्स है वो घुस जाते हैं अंदर में जो है, एंड दिस पार्ट इज इन इट इज फॉर द लेग। इसीलिए कॉर्टेक्स पे अगर प्रॉब्लम होगा तो लेग इन्वॉल्वमेंट नहीं होता यूजुअली। सॉरी, ये आप याद रखिए कि कॉर्टेक्स अगर इन्वॉल्व होगा, कॉर्टेक्स अगर इन्वॉल्व, सपोज एक कॉर्टेक्स पे हिमाटोमा है तो और कुछ इंफेक्शन है तो क्या होगा, पेशेंट फेस हैंड ये सब में पेशेंट का पैरालिसिस होगा कि, लेकिन लेग में यूजुअली नहीं होता। अगर हिमाटोमा बहुत बड़ा है और इंटर हेमिस्फेरिक फिशर तक स्प्रेड हुआ है, देन इट में create the problem in the leg also, okay? So पहले क्या हम लोग को मिला कि कॉर्टेक्स में अगर प्रॉब्लम की सब कॉर्टेक्स इसमें होगा कि ब्रेन स्टेम में अगर पैरालिसिस होगा तो क्रैनियल नर्व का एक इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, अगर इसमें होगा तो कॉर्टेक्स में होगा तो क्या मिलेगा, हेमिप्लेजिया मिलेगा, लेकिन लेग को इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगा। एंड सब कॉर्टिकल डेफिसिट इट मीन इन द सब कॉर्टेक्स विल इन्वॉल्व, देन कंप्लीट हेमिपेरेसिस और हेमिप्लेजिया मिलेगा। कॉर्टेक्स में सब कॉर्टेक्स में यूजुअली हम लोग को जितना सीवियर पेशेंट मिलता है, दिस ऑल आर मोस्टली सीन इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सब कॉर्टेक्स। सो सब कॉर्टेक्स में होगा तो कंप्लीट हेमिप्लेजिया मिलेगा, ओके? सो ये याद रखिए आप लोग, तीन में हम लोग को मिलता है हेमिप्लेजिया, एक में कॉर्टेक्स में मिलने से अलग होगा, सब कॉर्टेक्स में अलग होगा, ब्रेन स्टेम में अलग होगा। बाय ओनली बाय क्लिनिकल फीचर्स इजीली यू कैन डायग्नोज दैट वेयर इज द लीजन। देन सेंसरी डेफिसिट इन सब कॉर्टेक्स में क्या होता है, एक्चुअली हम लोग को जितना सेंसेशन है, पेन, टास्ट, टेम्परेचर एंड वाइब्रेशन, पोजीशन, दिस सेंसेशन रीच इनटू द हाइपोथैलेमस एंड इट कंप्लीट। हम लोग अगर तो इसलिए क्या होता है, इसके लिए दिस सेंसेशन इज नो नीड टू गो टू कॉर्टेक्स। इसलिए अगर कॉर्टेक्स डैमेज भी हो जाते हैं तो पेशेंट का क्या होता है, पेन सेंसेशन, टेम्परेचर सेंसेशन, वाइब्रेशन, पोजीशन, दिस ऑल विल बी नॉर्मल। लेकिन अगर कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है then this will be not hampered। कॉर्टेक्स में क्या होगा, 2 point discrimination, अगर दो उंगली दो जगह पे रख देंगे, कहाँ रखे पेशेंट विल नॉट एबल टू से। नंबर इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, स्टेरियोग्नोसिस। स्टेरियोग्नोसिस मीन्स क्या है, अगर इसमें यह है कि अगर आप पेशेंट को एक पेन देंगे तो पेशेंट देख के बोलेंगे कि ये पेशेंट गोल है। अगर आप एक बॉल देंगे, पेशेंट आंख बंद कर बोल सकते हैं कि दिस इज राउंड, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द कॉर्टेक्स। अगर आपका कॉर्टेक्स डैमेज है, पेशेंट का कॉर्टेक्स डैमेज है, तो पेशेंट ये बोल नहीं पाएगा, एक्यूरेट निकाल नहीं पाएगा। देन अनदर पॉइंट इज द ग्राफिस्थेसिया, कि ग्राफिस्थेसिया मतलब पेशेंट को अगर आप आंख बंद कर लिखने के लिए बोलेंगे कि आप बड़ा एक ए लिखिए, तो पेशेंट बड़ा लिख सकता है,
अगर सोता लिखेंगे तो पेशेंट को वेरी स्मॉल लिखो, पेशेंट स्मॉल लिख सकते हैं. So by closing the eyes, patient can write the big and small letter, and that is only possible with the help of cortex. So patient को आप बोलेंगे कि ये सब अगर बोलेंगे कि आप ऐसे लिखिए, ये करिए, ये पेन कैसा है. So this is the special sensation is the character of the special sensory function of the cortex. So easily we can differentiate that by the sensory deficit we can differentiate cortex or subcortex involvement. And on examination, easily we can differentiate the cortical dysfunction, motor involvement, sensory dysfunction, visual dysfunction. We have discussed that visual dysfunction will be only involved in the subcortex, not the cortex. These are the for the cortex and subcortex. Okay. Now coming to the last part of the modern part, actually cerebral disease. So here also I am giving one very important your formula, that is Hans tremor. HANDS ट्रेमर. सो ये आप याद जरूर रखेंगे कि पेशेंट को हम लोग देख के कैसे डायग्नोसिस करेंगे. नंबर 1 इज फॉर हाइपरटोनिया, लॉस ऑफ मसल टोन लॉस होगा और इसमें मसल टोन हाइपर होगा. नंबर 2 ए फॉर एसिनर्जी मतलब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट नहीं होगा, फिंगर नोज टेस्ट नहीं कर पाएगा, पेशेंट कोऑर्डिनेट कर नहीं पाएगा, पेशेंट बोल नहीं पाएगा ढंग से. सो दिस विल बी डिफिकल्ट, get some problem. And for nystagmus, frequent eye movement will be there, ocular oscillation. D for dysarthria, patient का जबान लड़खड़ाएगा, वो प्रॉब्लम होगा, स्पीच एब्नॉर्मलिटी. देन एस फॉर स्टेंस और गेट में क्या होगा, पेशेंट को इम्बैलेंस ड्रंकन गेट. एक गेट के बारे में जब हम बोलते तो हम विपिन जी भी यहाँ है, विपिन मिश्रा जी नमस्कार. तो हम लोग याद है मेरा कि हम लोग जब BHU में पढ़ रहे थे तो एक आदमी रास्ते से जा रहा था, एंड ही वाज लाइक ए ड्रंकर. वो गाना गा जा रहा था कि कुछ गाना गा के जा रहा था, एंड ही वाज लाइक ए ड्रंकर. एंड BHU में क्या होता है, पेट्रोलिंग होता है. तो पेट्रोलिंग पुलिस ने उसको पकड़ लिया, अरे ये दारू पी के घूम रहा है. तो इसको पकड़ के ले आया और इसको इमरजेंसी में BHU में इमरजेंसी में लेके गया. बोले क्या हुआ कि ये आदमी दारू पी के BHU में घूम रहा है. फिर डॉक्टर ने देखा तो कुछ स्मेल नहीं है, कुछ नहीं है. तो एक्चुअली पेशेंट इज नॉट ए ड्रंकर, पेशेंट इज हैविंग अ सेरेब्रल एटाक्सिया. सो सेरेब्रल एटाक्सिया इज सीन लाइक दैट ऑफ ए ड्रंकर. सो आप ये याद रखिए कि अगर कोई लड़खड़क के चलता है तो आप लोग ये मत सोचिए कि ये ड्रंकर है, इट मे बी ए सेरेब्रल डिजीज. सो बाय दैट पर्टिकुलर clinical features, Hans tremor, hypertonia, asynergy, nystagmus, dysarthria, station and gait abnormality and tremor, हाथ पैर लड़खड़ाएगा, कंपन होगा. तो ये फॉर्मूला है सेरेब्रल डिजीज के लिए. एंड एग्जामिनेशन हम लोग अगर करेंगे तो गेट में स्टेगरिंग गेट मिलेगा, आप लोग एवरीवन यू नो अबाउट इट. देन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, फिंगर नोज टेस्ट, हिल नी टेस्ट, नाक में अगर उंगली लगाने के लिए बोलेंगे नहीं कर पाएगा, हील को नी में नी तक अगर लाने के लिए बोलेंगे नहीं कर पाएगा. आई थिंक एवरीवन यू नो अबाउट इट. देन ये विजिबल ट्रेमर होगा. ओके, एंड दैट पार्ट इज द पार्ट ऑफ द मॉडर्न साइंस. नाउ यू सी हाउ कैन, ये तो हो गया मॉडर्न पार्ट. तो आप लोग अगर हम लोग को डायग्नोसिस करना है तो आयुर्वेद में ऐसा कर सकते हैं क्या, इज इट पॉसिबल? बिकॉज हम लोग जब बोलते हैं ना पेशेंट को कि कोई पेशेंट आएगा तो ये तो बात बेदी है, आपको इसको मसाज करो, स्नेहन करो, स्वेदन करो, बस्ती दो. सो आई थिंक बीइंग ए रोग निदान पर्सन वी हैव टू डायग्नोज द पेशेंट एंड वी हैव टू लोकलाइज द रीजन एंड वी हैव टू डायग्नोज द पेशेंट, देन वी कैन treat the patient and we have to make a samprapti. So just simply I want to give some example here. So you see these are the neurological aspect. Actually साधक पित्त को जो कि हम लोग कुछ सोच सकते हैं, तर्पक कफ, स्पर्शक कफ को वायु से जोड़ के, नाड़ी क्या है, तो पित्त एज ए होल फॉर द सेंसरी एब्नॉर्मलिटी. दिस पार्ट इज वेरी मच एसेंशियल टू अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूरोलॉजी इन आयुर्वेदा. सो कुछ एग्जांपल मैंने दे रहा हूं. यहाँ देखिए, नाड़ी हम लोग बोलते हैं कि एक्चुअली नर्व मीन्स नाड़ी बोलते हैं, लेकिन आप देखिए कुछ सिरा है, न्यूरोलॉजी सिरा एज ए नर्व, उन्मेषणी एंड निमेषणी सिरा. इट इज फेशियल एंड ओकुलोमोटर नर्व. एक्चुअली सुसु उत्तर तंत्र में ये लिखा है कि उन्मेषणी एंड निमेषणी नाड़ी सिरा. सो दिस इज फॉर द ब्लिंकिंग. सो दिस इज peculiarly indicating the our nerves. Then common nadi and modern nadi.
These are mentioned here. Then Rasa Bahina Nari, then Bega Bahini, then Bhag Pravartani Nari, hypoglossal Nari. You see, these are references Astanga Hidan, your Nidan 5. Then Sira Pratana, then Suksma Kesa, then Prati Kesa Sira. These all are mentioned in different your reference, and these are the important example that Sira also considered as a nerves. The Dhamani can be considered as a nerve. You can see Gandha Vahi Dhamani, Shabda Vahi Dhamani, Chata Vahi Dhamani, Rupa Vahi Dhamani, Sangha Vahi Dhamani. So what does indicate? These indicate that different olfactory nerve, auditory nerve, reticular formation, optic nerve, sensory nerve. So these are Dhamani is also sometimes in some part Dhamani also indicate our nervous system. Sruta also indicate our nervous system. Indriya Prana Bahini Srutas. You can see cranial nerves. These are actually indicate the cranial nerves. Shasta Baha Srutamsi, motor nerves. Then Juga Bahi Srutamsi. That is also nerves. Juga Bahi Srutamsi. So ultimately the interconnecting nerves, extrapyramidal tract. So these all are indicated in the Sruta. So we cannot directly say that Nadi is a nerve. So Sira in different reference, Sira is also nerves. Then your Dhamani is also considered as a nerve. And Sruta is also considered nerve. I am just giving some example. You all are learned people here, so you can think about that. Then you can see Gyanendriya and Karmendriya. These are also important part for the neurological disease, because you see whatever the your Rup Ras Gandhas Prasa, it will enter to the our mana. मन will be remain in different states. सत्ता रजस्तमा, कभी आप गुस्से में रहेंगे, कभी आप ठीक रहेंगे, कभी सत्ता में, कभी ताम में रहेंगे. तो इसके अंदर से जो रिफ्लेक्शन होगा वही आपका रिफ्लेक्शन बुद्धि होगा. गुस्से में अगर कोई बोल देता तो आपका भी गुस्सा आ जाता है, तो बाद में आप समझ में आता है व्हाई, बिकॉज दिस विल बिकॉज मन के अंदर से एक ही घुस सकता है, एकत्व अनुत्व है, एंड दैट विल रिफ्लेक्ट, एंड आफ्टर दैट रिफ्लेक्ट दैट कर्मेंद्रिया, इट विल रिफ्लेक्ट थोड़ा कर्मेंद्रिया. So what does it indicate? It indicates that Gyanendriya Karmendriya is nothing but the sensory and motor input. I'm not going detail because already I think I have covered 47 minutes. So then how can we diagnose? Now this is the important part. Diagnosis of neurological disease in Ayurveda. How can we diagnose the patient? We can diagnose the patient on the basis of clinical features. Patient को अर्दित है, patient को पक्षाघात है, तो हम लोग आराम से कर सकते हैं. ये पक्षाघात है, क्लिनिकल फीचर. पेशेंट को खंजा है, पेशेंट को ये गृध्रसी है, तो ये देख के हम लोग बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फीचर वी कैन डायग्नोज द पेशेंट. ओके, देन अंडरस्टैंड कंसेप्ट धातुक्षय. धातुक्षय का कंसेप्ट इसमें जानना जरूरी है. बीइंग ए रोग निदान पर्सन वी शुड नो धातुक्षय हुआ क्या या मार्ग अवरोध हुआ, इट शुड बी अंडरस्टैंड. देन इटियोपैथोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ गुना ऑफ दोषास ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंपोनेंट. बात का अगर सपोज रुक्षा गुण बढ़ गया तो नर्व में क्या प्रॉब्लम होगा. बात का अगर सीता गुण बढ़ गया तो क्या होगा. देन अगर इफ इट इज ऑल द गुणस विल इन्वॉल्व, हाउ इट विल इंपैक्ट, आई विल डिस्कस जस्ट सिंपली, आई विल ट्राई टू फोकस हियर. सो हम लोग को अगर पेशेंट एक न्यूरोलॉजिकल पेशेंट आते हैं तो हम लोग को डायग्नोसिस करने के लिए आई थिंक दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. एक तो पेशेंट का सिम्टम क्या उसको देख के हम लोग डायग्नोसिस कर लेंगे, लेकिन हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग को जानना जरूरी होगा ये धातुक्षय के कारण हुआ या मार्ग अवरोध के कारण हुआ. और इटियोपैथोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ गुणस. गुण जो है बात दोष का गुण है, तो गुण ने धातु को क्या किया है, न्यूरॉन को कैसा प्रॉब्लम किया है, ब्रेन को क्या प्रॉब्लम किया है. सो दैट शुड बी यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, so you see these are the important clinical features mentioned in the Bhattabedhi. I'm not going detail. Pakshaghat se hemiplegia, ardit hai, gridresi hai, viswasi, hanugra. These all are the neurological disease. I have given some example also. These are the avitamanaji, khanja, pangu, apatantra. These are all are neurological disease mentioned in the Bhattabedhi. Now coming to that, in 80 types of your Nanatpada Bhattabedhi, that I have seen only 7 to 8 is not neurological. Other are all neurological. You can see here. You can see neuropsychiatric problem. Just giving some example. Mane anavastitata sittata aswapna visada, these all are neuropsychological disorders. Whatever I have shown here in red is not related to the neurology. Then you can see convulsive disorder. These are the in Nanatpada Vikar. So in 80 days of Nanatpada Vikar, these are the convulsive disorder. These 3. Then in paralytic disorder, 10 paralytic disorder वर्णन किए हैं.
डिसर्ट से डिस्पेजा देखिए, मुकत्व कहाँ है, कंठध्वंस कहाँ है, बांक्य कहाँ है. सो दिस ऑल आर द न्यूरोलॉजिकल डिजीज. देन स्टिफनेस आप देखिए, न्यूरोलॉजिकल स्टिफनेस अगर होता है, टोन बढ़ता है, तो ये दीज आर डिजीज मेंशन एज इनकी स्टिफनेस. 7 डिजीज बताया गया है. बाद में आप देखिए पेनफुल न्यूरोपैथी, 20 में से आप एक छोड़ दीजिए, दंताभेद छोड़ दीजिए, बाकी सब योर पेनफुल न्यूरोपैथी है. 19 है. गति एब्नॉर्मलिटी मीन्स गेट एब्नॉर्मलिटी, मीन्स पेशेंट को गेट में क्या एब्नॉर्मलिटी होगा, पादभ्रंश, गृध्रस्य,